हे गाइस, दिस इज़ डॉक्टर सौरभ जैन। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या लास्ट के 4 महीनों में पढ़ करके नीट निकाला जा सकता है, क्लियर किया जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने वीडियोस डाले एंड दे आर क्लेमिंग कि लास्ट के 4 महीनों में पढ़ करके आप नीट क्लियर कर सकते हो। ओके, सो चलो हम देखते हैं इस चीज़ की रियलिटी को। पहली बात कि क्या लास्ट के 4 महीनों में पढ़ करके नीट निकाला जा सकता है, तो आंसर है हाँ और ना, दोनों। डिपेंड करता है कि अभी तक आपने क्या किया है। मतलब इट कम्प्लीटली एंड कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन कि व्हाट यू हैव डन टिल नाउ। सो फॉर एग्जांपल, जो आपका स्कोर आ रहा है उसके बेस से डिसाइड होगा कि अभी अगले 4 महीनों में अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी फॉलो करते हो तो उसके बाद आप कहाँ तक पहुँच सकते हो। ओके, तो जिन लोगों का स्कोर जो है 400 450 तक आ रहा है, वो अगर लास्ट के 4 महीनों में अभी लगे रहेंगे तो उनका तो 101% पॉसिबल है कि वो अगर प्रॉपर मेहनत कर देंगे सही स्ट्रैटेजी के साथ तो दे विल क्लियर द एग्ज़ाम। लेकिन जो लोग इससे कम स्कोर कर रहे हैं वो दे कैन ट्राई, बट इट इज़ वेरी रिस्की। ओके, तो हम एक क्या कहते हैं, रियलिस्टिक अप्रोच को लेकर के चलें कि अगर कोई बच्चा अभी 200 नंबर स्कोर कर रहा है या कोई 300 नंबर स्कोर कर रहा है तो हम मान के चल सकते हैं कि वो 250 नंबर तक अपने बढ़ा सकता है। पर जो बच्चा 450, 400, 450 स्कोर कर रहा है वो तो 101% 650 क्रॉस करके इस बार एग्जाम अपना क्लियर कर सकता है। ओके, तो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट कि अभी आपका बेसलाइन स्कोर क्या आ रहा है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है, और अभी तक आपने क्या किया हुआ है इस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका आगे परफॉर्मेंस आप मेहनत करके कहाँ तक पहुँच पाओगे। ओके, तो मैं अभी आपको वो स्टेप्स बताऊँगा जो, और वो तरीके बताऊँगा जो आप फॉलो अगर करते हैं तो आप अपना स्कोर अभी से लेकर के 250-300 नंबर तक बढ़ा सकते हैं फाइनल एग्ज़ाम तक, जो भी आपका स्कोर आ रहा है उससे। ओके, स्ट्रैटेजी यही रहेगी, चाहे आपके सेम स्ट्रैटेजी रहेगी, चाहे आपका स्कोर अभी 200 आ रहा हो या आपका स्कोर अभी 500 आ रहा हो। ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज़ दैट सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाइए उन टॉपिक्स की और उन सारी चीज़ों की जो आपके अभी तक हो चुके हैं, मतलब आपने कर लिए हैं। बच्चे कहते हैं कि सर मैं बिल्कुल ज़ीरो पर हूँ, यहाँ से शुरू करूँ तो क्या मेरा हो जाएगा। देखो भाई, ज़ीरो पर कोई नहीं होता। हर इंसान ने कुछ ना कुछ अपना अभी तक पढ़ा हुआ होता है। आप पीएमटी की तैयारी कर रहे हो, नीट की आप तैयारी कर रहे हो, तो इस स्टेज तक अगर आप आए हो तो सीधी बात है कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा हुआ होगा। ओके, तो सबसे पहले तो उस चीज़ की लिस्ट एक तो आप तैयार करिए कि आपने क्या क्या सिलेबस या क्या क्या कोर्स आपका कर लिया है जो आपको कंप्लीट हो गया है। इस चीज़ को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये वो टाइम है, 4 महीने का टाइम, जो कट ऑफ है कि इसके बाद आप नया कुछ नहीं करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो लिस्ट बनाइए उन चीज़ों की जो आप कर चुके हैं। दूसरी, एक लिस्ट आपके पास होनी चाहिए वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। मतलब एक लिस्ट होनी चाहिए उन टॉपिक्स की जो आपने कर लिया है अभी तक, वो सिलेबस जो आप कंप्लीट कर चुके हैं, और दूसरी लिस्ट होनी चाहिए उन टॉपिक्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि आप देखिए कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं लेकिन आपने अभी तक नहीं किए हैं। सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को करना है। सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स को ही करना है वो जिनसे एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेकिन आपने अभी तक उनको किया नहीं है। क्यों मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ, देखिए, हर बच्चे का अपना एक कट ऑफ पॉइंट होता है। मतलब अभी आपको लग रहा है कि 4 महीने एग्ज़ाम को, लोग सबसे पहले स्ट्रैटेजी ये बनाते हैं, सोचते हैं कि पहले जो सारे टॉपिक्स किए हुए नहीं है ना उनको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जब टाइम मिलेगा तो, और जैसे ही वो टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम रिवीजन पर फोकस करेंगे और सारा सिलेबस एक साथ रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं होता है। आप ये डिसीज़न अगर अभी नहीं ले रहे हो तो जनवरी एंड में लोगे, नहीं तो फरवरी एंड में तो डेफिनेटली लोगे, जब आपको लगेगा कि सारे टॉपिक्स नहीं किए जा सकते, सब कुछ करने का कोई मतलब नहीं है, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर लो। तो बहुत सारे लोग इस डिसीजन पे बाद में पहुंचेंगे, जनवरी एंड पे पहुंचेंगे या फरवरी में पहुंचेंगे। मैं आपको अभी से कह रहा हूँ कि नए टॉपिक्स करने छोड़ दीजिए। जहाँ तक हो गया है उस चीज़ को ही अपना मान लीजिए कि यही इतना ही मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सबसे पहले रिवाइज करिए, और जितना आपने सिलेबस अभी तक कर लिया उसको ही रिवीजन पर फोकस करिए बजाय नए टॉपिक्स से करने के। नए टॉपिक्स को अगर कुछ बच गया है जो आपको लगता है कि आपको करना ही है, उसको करने का टाइम आएगा, लेकिन बाद में जब आप सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और आपका मेन जो सिलेबस है कंप्लीट कर चुके होंगे। तो पहला काम जो आपको करना है वो ये है कि इसके बाद अब आप नए टॉपिक्स मत उठाइए। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जो सब एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, पहले तो उसको कंप्लीट करिए। जो टॉपिक्स आपने किए हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन वो अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हाई यील्डिंग टॉपिक्स नहीं है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो उन टॉपिक्स को भी अभी ड्रॉप कर दीजिए। पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कंप्लीट करिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में जैसे सबसे पहले बात करता हूँ एनसीईआरटी बायोलॉजी। जिस इंसान की बायो अभी तक कंप्लीट नहीं है या जिसको लगता है कि बायो उसकी कमज़ोर है, पहला फोकस करो बायो पर। दिन भर का सबसे ज़्यादा टाइम आपको बायो को ही देना है, ठीक है, ताकि आपकी बायो कवर आ जाए। क्योंकि बायो के 360 नंबर होते हैं। अगर अभी आप किसी भी टेस्ट में 360 में आपके 200-250 नंबर आ रहे हैं तो मतलब आपकी बायो कमज़ोर है।
इससे कम आ रहे हैं तो फिर तो कहना ही क्या। लेकिन अगर आपके 200-250 नंबर से भी कम आ रहे हैं तो मतलब आपकी बायो कमज़ोर है। आपको किसी भी तरह से बायो को 330 नंबर से ऊपर लेकर के आना ही होगा इस स्टेज ऑफ टाइम पर। जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो, उसमें जो भी बायो का सिलेबस है वो आपका इतना अच्छा होना चाहिए कि 330 से ऊपर आपके नंबर हैं। ठीक है, ताकि अल्टीमेटली जब आप उसको 330 पे मेंटेन करोगे, धीरे धीरे करके एग्जाम तक आते आते आप उसको एब्सोल्युटली 350-360 तक पहुंचा दोगे। क्योंकि बायो का तो हम मान के चलते हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन सही करना है। तो सबसे पहली बात तो अगर आपका बायो किसी भी तरह से वीक छूट रहा है, पहले आप बायो कंप्लीट करो। सेकंड चीज़, उसके बाद पैरेलली साथ में आप केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने कवर करो। अगर आपके नहीं हुए तो, अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री का छूटा हुआ है तो पहले उसको कवर करो। इन दोनों के साथ साथ आप फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जैसे क्लास 12th के जो चैप्टर्स हैं वो इजी हैं कवर करना, कंप्लीट करना। ये क्लास आपको अगर फिजिक्स की पता हो गई तो बहुत सारे वीडियोस में लिस्ट ऑलरेडी दी हुई है। अगर आपको चाहिए लिस्ट तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, सबसे पहले उन टॉपिक्स को कवर करिए। बाकी पूरी फिजिक्स को अभी छोड़ दीजिए। ओके, तो इस तरह से सबसे पहले आप एनसीईआरटी बायोलॉजी को कवर करोगे, पैरेलली आप केमिस्ट्री कवर करोगे, और पैरेलली आप फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करोगे। और इन तीन चीज़ों को करने में आपको, अभी आपके पास 4 महीने का टाइम बचा हुआ है। 2 से ढाई महीने के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी पकड़ में आ जाएंगी, कवर हो जाएंगी। अगर नहीं भी होते तो भी मार्च के एंड तक तो ये सारा आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। पैरेलली आप साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो इस टाइम पर सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको पकड़ना है। जब ये चीज़ें आपकी हो गई और मार्च के एंड तक पहुँचते पहुँचते ना, आप जब इन टॉपिक्स को कर लेंगे, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी साथ में करते जाएंगे। और आपको जब लास्ट में टाइम मिलेगा तो जो टॉपिक्स आपने पहले किए हुए थे, जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपने किए हुए, उनको भी आप कर पाओगे। तो मार्च एंड तक पहुँचते पहुँचते आपके पास आपका स्कोर जो है अप्रॉक्सीमेटली जो होगा वो 500, 550, 600 के आसपास पहुँचने लगेगा। और बचा हुआ जो 50-100 नंबर का डिफरेंस है वो आप कवर करोगे अप्रैल में। ठीक है, तो द थिंग इज़ दैट आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले करने हैं, जो आपने किया हुआ भी है लेकिन अनइम्पॉर्टेंट है उस पर भी टच नहीं करना है। ठीक है, और अगर आपको कोई टॉपिक और एक्स्ट्रा करना है तो वो आप तब करोगे जब आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर हो चुके हों। पूरी प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे। ठीक है, इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि कट ऑफ बहुत हाई गई थी, क्योंकि कट ऑफ चाहे कितनी भी हाई चली जाए, तरीका यही रहेगा करने का। आपको पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने होंगे, उसके बाद ही आप अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ जा सकते हो। सीक्वेंस यही रहेगा, चाहे कट ऑफ 500 नंबर चले जाए, कट ऑफ 700 नंबर क्यों ना चले जाए, तरीका यही रहेगा प्रिपरेशन करने का। और चाहे आपका स्कोर अभी कुछ भी क्यों ना हो रहा हो। ठीक है, और पूरा सिलेबस करने के पीछे, कंप्लीट करने के पीछे बिल्कुल मत पड़ना, क्योंकि पूरा सिलेबस लास्ट तक नहीं हो पाता, किसी का नहीं हो पाता, टॉपर का भी नहीं हो पाता। ठीक है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बजाय स्ट्रैटेजिकली पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से शुरू करो, उसके बाद धीरे धीरे करके अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ आप जाओ। तो एटलीस्ट ये होगा कि आप टाइम एफिशिएंटली यूज़ कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो सिलेबस कंप्लीट करते भी हैं, बहुत सारा सिलेबस कर भी लेते हैं, प्रॉपरली रिवाइज नहीं कर पाते, वो ऑड टॉपिक्स के हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व कर भी लेकिन किसी ना किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्वेश्चन मिस कर जाएंगे या सिली मिस्टेक में उसको गलत करेंगे। ओके, होगा क्या अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलते हैं, धीरे धीरे करके अगले 3 महीने के अंदर बायोलॉजी आपकी 350-330 नंबर के आसपास को क्रॉस करना शुरू कर देगी। अगर आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ केमिस्ट्री कर लेते हैं, इसके अलावा थोड़ा बहुत केमिस्ट्री और कर लेते हैं, करीब आपके 140-150 नंबर केमिस्ट्री में आना शुरू हो जाएंगे। फिजिक्स अगर आपकी थोड़ी वीक भी होगी, अगर आप सिर्फ आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए हैं, 25-30 क्वेश्चन ही आप सही कर पा रहे हैं, तो भी आप 110-120 के आसपास पहुंच जाएंगे। कुल मिलाकर के अगले 3 महीने में आपका स्कोर जो कुछ भी है आज, अगर आप इस स्ट्रेटजी पे चलते हैं तो करीब 600 से आपका स्कोर जो है मार्च में क्रॉस करना शुरू हो जाएगा। और अगला 1 महीने जो बचेगा अप्रैल का, जिसमें आप और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, उससे आपका स्कोर 650 क्रॉस हो जाएगा फाइनल एग्जाम के आते आते तक। ओके, तो आपका कोई भी स्कोर अभी क्यों ना चल रहा हो, मीन्स अगर आपका स्कोर ऑलरेडी बहुत अच्छा चल रहा है, मान लीजिए आप 500-550 नंबर स्कोर कर रहे हैं, तो आपकी ऑलरेडी बायो काफ़ी कुछ अच्छी की हुई होगी, केमिस्ट्री आज काफ़ी अच्छी की हुई होगी, तो आप उन चीज़ें जो आपकी ऑलरेडी अच्छी है उनको रिवीजन करते हुए बाकी बचे हुए टॉपिक्स अपने कंप्लीट कर सकते हैं, ताकि आप बहुत जल्दी आप मार्च के एंड तक 650 पे पहुंच जाएंगे। और बचे हुए 1 महीने को आप यूज़ करके क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप 700 तक भी पहुंच सकते हैं। आप एम्स के लिए टारगेट कर सकते हैं, लेकिन पहले आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कंप्लीट करने होंगे। ओके, एक चीज़ जो मैं यूट्यूब पे इस समय बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं, कई लोगों ने बहुत सारे अपने DPPs बना रखे हैं या बहुत कुछ दे रहे हैं, वो मटेरियल वो दे रहे हैं। देखो, आप हो सकता है हर किसी का मटेरियल में अपनी अलग अलग क्वालिटीज़ और अच्छे हों, बट द थिंग इज़ आपके पास अभी ना तो टीचर चेंज करने का टाइम है और ना मटेरियल चेंज करने का टाइम है। जहाँ से जो जैसा किया हुआ है वैसा ही करो, किसी भी नई चीज़ के पीछे मत भागो, क्योंकि अल्टीमेटली
बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आएगा अलग अलग मटेरियल्स में, लेकिन आपकी जो साइकोलॉजी है, आपका जो काम करने का तरीका है, जहाँ से आपने पढ़ा हुआ है, वहाँ से आप जल्दी पढ़ करके ग्रैस्प कर सकते हो इन कंपैरिजन टू अगर आप कहीं और से किसी नए मटेरियल को उठाना शुरू करते हो और उसको देखना शुरू करते हो कि नए मटेरियल को पढ़ने में समझने में भी आपको टाइम लगेगा। तो किसी चीज़ के लालच में नहीं आना, ये नहीं सोचना है कि मेरे पास जो है वो कम है, और किसी भी नई चीज़ के पीछे नहीं जाना है। स्टिक टू द बेसिक्स, स्टिक टू द थिंग्स दैट यू हैव डन टिल नाउ, एंड दैट विल क्रिएट मोर स्कोर इन कंपैरिजन टू अगर आप नई नई चीज़ों के पीछे भागते रहोगे। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि वाई आई एम फोकसिंग सो मच ऑन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि वही एक आपके सिलेक्शन का फंडा है। इसके अलावा आप कितना ही पढ़ लो, अगर आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए तो आपका सब कुछ रह गया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। मैं और इन डेप्थ इन डिटेल वीडियोज़ और डालूंगा। आप अगर आपको कोई क्यूरी हो तो प्लीज़ क्वेश्चन करिएगा, आई विल मेक ए वीडियो ऑन दैट। थैंक यू।